आज हम आपको उत्तरवर्ती मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड, इसमें मोहम्मद शाह रंगीला के बाद उनके पुत्र अहमद शाह के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिनकी चर्चा पिछले चैप्टर में की जा चुकी है, जिसमें हमने आपको बताया होगा कि अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह के सिपा सलार थे और अफगानिस्तान में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुके थे 1748 के बाद। इनका दोनों लोगों का नाम अधिक समानता रखते हुए कुछ विशेष संबंध भी है, जिसे हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अहमद शाह के बाद, अहमद शाह के शासनकाल में जो घटनाएं होती हैं मुख्य आपकी परीक्षा की दृष्टि से सरल तरीके से उसे बताना चाहेंगे। इनके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ध्यान रहे, हम पिछले चैप्टर में एक चीज आपको बताना भूल गए होंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ईरानी गुट के नेता निजामुल मुल्क चिंगकिलिज खां का वर्चस्व स्थापित हुआ और उसके सहयोग से मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं की हत्या भी करवा दी। सैयद बंधुओं की हत्या किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, जो कि किंग मेकर कहलाते थे मुगल साम्राज्य या मुगल वंश के इतिहास में। इन किंग मेकरों की हत्या आखिरकार मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुई। और अब इस समय देखते हैं कि एक अच्छी भूमिका निभाने की स्थिति में ईरानी गुट या निजामुल मुल्क चिंगकिलिज खां आ जाते हैं। ये हम पिछले क्लास में आपको बताना भूल गए थे, जिसे हम इसमें आपको बता देते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें ये देखते हैं कि अब आगे क्या घटनाएं होती हैं जब मोहम्मद शाह रंगीला का भी शासन समाप्त हो जाता है और नया शासन आता है अहमद शाह का। अहमद शाह के शासनकाल में जो घटना घटित होती है उसमें अवध के नवाब सफदर जंग को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। ये घटना देखिए, अर्थात निजामुल मुल्क चिंगकिलिज खां भी नेपथ्य में चले गए, इसलिए क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला का स्वभाव बड़ा संकालु था। साम्राज्य को एक अच्छा आधार और तमाम सुधार देने की कोशिश इस चिंगकिलिज खां ने तो किया था, लेकिन उसके संकालु स्वभाव के कारण अंततः दिल्ली छोड़कर वो हैदराबाद चला गया और वहीं एक अलग साम्राज्य बनाकर, निजाम साम्राज्य बनाकर वहां रहने लगा। निजामत हो गई, वहां का निजाम बन गया वो। तो अब देखते हैं कि यहां पर उनके वर्चस्व के बाद अवध के नवाब सफदर जंग को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। दूसरी घटना, इनके समय अर्थात अहमद शाह के समय हिजड़ों के नेता जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी गई। हिजड़ों के नेता जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी गई। तीसरी घटना जो घटती है, ये राजमाता उधमबाई, ये अहमद शाह की माता थी, ये दिल्ली की एक वेश्या थी और इन्हीं से जन्म लिए थे अहमद शाह। तो राजमाता उधमबाई, इनकी शासन प्रशासन पर बड़ी अच्छी पकड़ हो चुकी थी और इनकी प्रशासन या मुगल साम्राज्य के प्रशासन पर बड़ी अच्छी दखलंदाजी थी। इन्हें बिलाए आलम की उपाधि दी गई, बिलाए आलम की उपाधि दी गई। यहाँ एक घटना और भी घटती है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुगल दरबार में अमीर गुटों की तनातनी या अमीर गुटों के वर्चस्व की लड़ाई चलती ही रहती थी और ये लड़ाई उत्तरवर्ती मुगल काल में कमजोर शासकों के शासनकाल में और विकराल रूप धारण कर ले गई। तो विकराल रूप धारण करने वाली ये वर्चस्व की लड़ाई जो अमीरों के गुटों के बीच होती थी, उसमें हम देखते हैं कि एक अमीर इमादुल मुल्क, इसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के सहयोग से इस इमादुल मुल्क ने सफदर जंग को वजीर पद से हटाकर स्वयं साम्राज्य का वजीर बन गया। ये भी एक घटना होती है जो चौथी घटना कही जा सकती है। तो साम्राज्य का वजीर अब सफदर जंग नहीं रहे, इमादुल मुल्क हो गए। और इस दौरान अर्थात अहमद शाह के शासनकाल के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और 5 बार मुगल साम्राज्य के ये अधिष्ठाता, ये राजा, ये बादशाह उनसे जीत नहीं पाए। यह भी एक बड़ी घटना है। अहमद शाह अब्दाली से 5 बार ये राजा हारे। हम आपको पिछले क्लास में बता चुके होंगे कि अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासन के अंत में होता है। एक ये भी घटना घटी है, लेकिन इनके शासनकाल में यानी अहमद शाह के शासनकाल में अब्दाली का आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ है। ध्यान रहे, अगले चैप्टर में हम इस आक्रमण के बारे में और भी बताएंगे कि वो भारत पर कुल 7 आक्रमण करता है और ये 7 आक्रमण में कम से कम 2 आक्रमण तो उसके असफल होते हैं,
सबसे निर्णायक जो उसका आक्रमण मराठों से जंग 1761 में होती है वो आगे आपको बताया जाएगा। इसमें आपको यही बताया जाना है कि अब्दाली ने इसके शासनकाल में कुल 5 आक्रमण किए और साम्राज्य के बादशाह इतने कमजोर हुए कि उनसे एक भी बार जीत न सके। लेकिन इसकी अगली घटना 1754 में मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क ने बादशाह अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया, अपदस्थ करवा दिया और अजीजुद्दीन एक मुगल शाहजादा इसे आलमगीर की उपाधि के साथ दिल्ली साम्राज्य का या मुगल साम्राज्य का बादशाह बना दिया। ये भी एक बड़ी घटना है कि आखिरकार यहाँ पर बादशाह को हटाने का काम स्वयं एक अमीर गुट करता है, एक वजीर करता है। तो इमादुल मुल्क वजीर बन चुके थे और इन्होंने जब अपनी सत्ता खतरे में देखी तो स्वयं ये आक्रामक हो उठा और इसने आखिरकार अहमद शाह को शासन प्रशासन से अपदस्थ करवा दिया और एक मुगल शाहजादा अजीजुद्दीन इसको आलमगीर की उपाधि के साथ दिल्ली का बादशाह बना दिया। ये घटना है, ध्यान रहे। अब हम देखते हैं कि आलमगीर के शासनकाल में कौन सी घटना घटती है, इसको हम नेक्स्ट। अहमद शाह की मृत्यु के बाद इस उत्तरवर्ती मुगल काल में एक घटना ऐसी भी घटती है कि आलमगीर द्वितीय सत्ता में आए। हालांकि इसमें भी एक बड़ा पेच है। जिस समय अहमद शाह की मृत्यु हुई आलमगीर बिहार में थे। इमादुल मुल्क जो कि इस समय शासन पर वर्चस्व स्थापित कर चुका था और अहमद शाह की हत्या भी करवा चुका था, उन्हें साम्राज्य से अपदस्थ भी करवा चुका था। ऐसे में अहमद शाह की हत्या के समय जब ये बिहार में थे अजीजुद्दीन यानी आलमगीर, तो इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मही-उर-मिल्लर को बादशाह बनाया। यानी दिल्ली में ताजपोशी किसकी हुई? इस कामबख्श के पौत्र मही-उर-मिल्लर की ताजपोशी हुई। तथा अब इस समय अजीजुद्दीन बिहार में थे तो उन्होंने वहीं पर अपने आप को बादशाह मान करके ताजपोशी कराया। अर्थात देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक ही समय में 2 शाहजादे बादशाह बनकर शासन करते हैं, आलमगीर बिहार में और मही-उर-मिल्लर दिल्ली में। लेकिन मही-उर-मिल्लर की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और इमादुल मुल्क को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय पूरे साम्राज्य पर हावी हो जाते हैं। ध्यान रहे कि हालांकि लंबे समय तक आलमगीर एक तरह से इमादुल मुल्क की कठपुतली मात्र थे, बड़े ही पेशोपेश के बाद ये किसी तरह उससे छुटकारा पाए। तो आपने जान लिया कि अहमद शाह के बाद आलमगीर के समय की एक बड़ी घटना क्या घटी कि 2 शाहजादे एक ही समय में 2 जगह से शासन कर रहे हैं। ऐसी घटना भी पहली घटना कही जा सकती है, ऐसा अब तक नहीं हुआ था। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के पुत्र अहमद शाह की मृत्यु के बाद 2 ऐसे शाहजादे 2 जगह से मुगल बादशाह बनकर शासन करते हैं। हालांकि लंबे समय तक नहीं चला और कुछ समय बाद आलमगीर पूरी तरह से सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहे। आलमगीर द्वितीय के समय एक बड़ी घटना घटती है जिसमें कमजोर साम्राज्य के इस बादशाह ने बहुत ज़्यादा ध्यान देने में कामयाबी नहीं पाई। और वो घटना क्या थी कि 1757 में इसी बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ध्यान रहे ये प्लासी बंगाल में गंगा या भागीरथी के किनारे एक गांव है जहां पर पूरे षड्यंत्र को एक तरह से कामयाबी का अंजाम देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्नल लॉर्ड क्लाइव, अभी तक ये लॉर्ड तो नहीं था लेकिन क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पूरी तरह से युद्ध में परास्त कर और उनकी हत्या कर बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। क्वेश्चन आ सकता है कि प्लासी का युद्ध किस बादशाह के शासनकाल में हुआ? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। तो प्रिय छात्रों यहाँ 2 घटना आपने देख लिया कि आलमगीर के शासनकाल के दौरान 2 शाहजादे मुगल बादशाह बनकर 2 जगह से शासन करते हैं, आलमगीर बिहार से और मही-उर-मिल्लर दिल्ली से। लेकिन कुछ समय बाद फिर ये पूरी सत्ता पर काबिज होते हैं। लेकिन 1757 का प्लासी का युद्ध इसी आलमगीर के समय लड़ा गया। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जा सकता है कि प्लासी का युद्ध किसके समय लड़ा गया? आलमगीर के समय। ध्यान रहे बड़े अल्प समय बाद इनकी भी हत्या हो गई।
यानी आलमगीर द्वितीय की भी 1759 में मृत्यु हो गई। और इसके बाद अगला बादशाह शाह आलम एक बार फिर एक लंबे समय के लिए शासक बनने में कामयाब होते हैं। अब जबकि शाह आलम का समय शासनकाल लंबा था तो उनके समय अधिक घटनाएं भी घटी। कैसे, इसको हम लोग अब देख लेते हैं इस चैप्टर में। और अब अगला यानी आलमगीर की मृत्यु के बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो है शाह आलम, जिनका मूल नाम था अली गौहर। तो हम लोग शाह आलम के बारे में देख लेते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम लोग अगले शासक शाह आलम के बारे में देख लेते हैं कि इनके शासनकाल की मुख्य मुख्य घटनाएं क्या है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अगले शासक या अगले बादशाह जो आते हैं वे शाह आलम द्वितीय हैं। इनका शासनकाल अपने पूर्ववर्ती कुछ बादशाहों से अधिक लंबा रहा। जैसे 1768 से 1806 तक ये सत्ता में रहे। लंबे समय तक ये सत्ता में रहे तो इनके शासनकाल में घटनाएं भी बहुत अधिक घटित हुई। ध्यान रहे, शाह आलम का मूल नाम अली गौहर था। अली गौहर। इनके शासनकाल की मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। 1759 से 1806 तक शासन करने वाले इस बादशाह के समय 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। पानीपत के 3 युद्ध महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। 1526 का पानीपत का युद्ध जो मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की हत्या के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव ही डाली। 1526 के बाद 1556 आता है जिसमें अकबर हेमचंद्र हिमू के बीच एक युद्ध होता है और यहीं से एक अच्छी तरह से भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है सम्राट अकबर के द्वारा। और 1556 के बाद जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया वो 1761 में लड़ा गया। और 1761 में लड़े गए इस युद्ध में 2 लोग आमने सामने होते हैं। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही ये पहला आक्रमण कर चुके थे। फिर इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के पुत्र अहमद शाह के समय 5 आक्रमण किया और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली 1761 में मराठों की महत्वाकांक्षा को समाप्त करने के लिए या उन्हें परास्त करने के लिए एक बार फिर भारत पर आक्रमण करते हैं। दैव संजोग कुछ ऐसा था कि मराठों की इस युद्ध में बुरी तरह से हार हुई, अर्थात अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त कर दिया। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि मराठों की तरफ से सेनापति हुआ करते थे सदाशिवराव भाऊ। ये सदाशिवराव भाऊ मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के भाई थे। बालाजी बाजीराव का यह भाई बड़ा ही बलवान था, नीति निपुण थे, लेकिन अपनी कमजोरियों समकालीन परिस्थितियों के कारण परास्त हुए। तो 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ यह भी शाह आलम के शासनकाल में लड़ा गया। इतना कमजोर शासक तो इस युद्ध को रोक नहीं पाए। तीसरा देख लेते हैं। दूसरा 1764 का बक्सर का युद्ध भी शाह आलम के शासनकाल में लड़ा गया। इसमें अंग्रेजों की तरफ से सेनापति होते थे हेक्टर मुनरो और शाह आलम स्वयं इस युद्ध में शामिल थे तथा इस युद्ध में शामिल थे मीर कासिम बंगाल के भगोड़े नवाब और शुजाउद्दौला अवध के नवाब। तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम की लगभग 50,000 की संयुक्त सेना या संयुक्त गठबंधन को बक्सर, जो कि बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ, बीच में गंगा जी, इस तरफ बलिया और उस तरफ पूर्व तरफ बक्सर, इसी नगर के किनारे ये युद्ध 1764 में लड़ा गया। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति हेक्टर मुनरो होते थे और विपक्षी दल की तरफ से यानी मीर कासिम की तरफ से जो लोग भाग लिए थे उसमें स्वयं बादशाह शाह आलम थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। इस गठबंधन को बक्सर में हेक्टर मुनरो ने बुरी तरह परास्त कर दिया और भारत में उसकी वास्तविक जीत थी। बंगाल की नींव, बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव जो क्लाइव ने डाली थी उसमें इसने अच्छी तरह से मुहर लगा दी। ये इनकी वास्तविक जीत रही। इसके बारे में आपको अगले चैप्टर में काफ़ी अच्छी तरह से बहुत विधिवत पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका एक चैप्टर भी है, इसलिए इसमें केवल संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया। 1764 के बाद जो अगली घटना होती है, शाह आलम को ध्यान रहे
यहाँ इसे मिटा देते हैं। शाह आलम ने क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर दी। ऐसा क्यों? यानी बक्सर के युद्ध के बाद युद्ध में हार जाने पर शाह आलम को इलाहाबाद के अकबर के किले में नजरबंद रखा गया था। क्लाइव जब इंग्लैंड से वापस आता है तो वह इनसे जाकर एक संधि करता है। इन्हें 26 लाख की पेंशन दी जाती है और बदले में शाह आलम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्लाइव को प्रदान करते हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है यही वो बादशाह थे जो अंग्रेजों के प्रथम पेंशनर बादशाह कहे जा सकते हैं। अंग्रेजों के पहले पेंशनर बादशाह कौन थे? शाह आलम। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी क्लाइव को किसने दिया? शाह आलम ने। 1764 का बक्सर का युद्ध किसका समय लड़ा गया? शाह आलम के समय। ध्यान रहे, इसमें और भी एक घटना घटती है। 1775 के करीब महादजी सिंधिया ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और उत्तर भारत पर आक्रमण कर अकबर के किले से शाह आलम को मुक्त कराकर दिल्ली ले आए और उन्हें फिर दिल्ली का बादशाह बना दिया। लेकिन 1788 में गुलाम कादिर नाम के एक इनके सरदार ने धोखे से इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अंधा करवा दिया। इस प्रकार अंधे होकर शासन करने वाला ये शाह आलम पहला बादशाह कहा जा सकता है, पहला पेंशनर, पहला अंधा बादशाह भी इन्हें कहा जा सकता है। तो गुलाम कादिर के इन्हें अंधा करवा देने के बाद 1788 में ये अंधे होकर शासन करते हैं। ये भी एक इनका कीर्तिमान ही कर लीजिए। और 1803 में लॉर्ड लेक ने इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ध्यान रहे, लॉर्ड लेक मराठों को परास्त करने के समय जब दौलत राव सिंधिया को बुरी तरह से परास्त कर देता है तो उसी समय दिल्ली की तरफ बढ़ता है और दिल्ली पर वो अधिकार कर लेता है। हालांकि अभी दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद भी वो मुगल बादशाह को बनाए रखा, उनको पूरी तरह से पदच्युत नहीं किया। इन परिस्थितियों में 1803 में जब लॉर्ड लेक का दिल्ली पर अधिकार भी हो जाता है, इन परिस्थितियों में 1806 में शाह आलम की मृत्यु हो जाती है। तो शाह आलम के समय ये इतनी घटनाएं होती है। दिल्ली पर अधिकार भी इन्हीं के समय हुआ अंग्रेजों का। अंग्रेजों के पहले पेंशनर भी यही बने, अंधे भी बनाए गए अपने ही एक सिपह सलार के द्वारा। बक्सर के युद्ध भी ये हारे और अहमद शाह अब्दाली का जो एक बड़ा ही मर्मात्मक युद्ध मराठों से हुआ उसमें बादशाह भी शाह आलम ही थे। ये इस लंबे समय तक शासन करने वाले बादशाह शाह आलम के शासनकाल की मुख्य घटनाएं हैं। ध्यान रहे, 1806 में शाह आलम की मृत्यु के बाद फिर अगले बादशाह बनाए जाते हैं अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय के बारे में उसको कनेक्ट कर दिया उसमें, ठीक। हाँ प्रिय छात्रों, अगले चैप्टर में हम अकबर द्वितीय और उसके बाद बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ाएंगे। आप इसे नोट भी कर लें। हमारी एक आपसे गुजारिश जरूर होगी, पढ़ाते समय हमें ऐसे सुझाव आपसे अवश्य ही चाहिए जहाँ कहीं हमसे कुछ त्रुटि हो रही हो पढ़ाते समय, लिखने में, बोलने में, जानकारी देने में, या उसमें कहीं कोई त्रुटि हो रही हो तो इससे संबंधित सुझाव आप हमें अवश्य दें। धन्यवाद प्रिय छात्रों।